हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 2016 में पूछे गए सवालों पर मैं बात करने वाला हूं। तो बिहार बोर्ड 2016 में जो है मैथ के किस तरह के सवाल जो है पूछे गए थे, आइए उसको जो है मैं इस वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। तो चले हम शुरू करते हैं उन सवालों को जो है और आपको जो है बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा था 2016 में जो है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात जो है क्या होता है, ऑप्शन जो है दिया गया है 0, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 1 एंड ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दीज, जो है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक रैखिक समीकरण के अगर घात की हम बात करें तो एक रैखिक का मतलब होता है कि उसका घात 1 हो। रैखिक समीकरण हम लोग उसको कहते हैं जिसका घात 1 होता है। ax प्लस बी बराबर जो है 0, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर इसका घात देखिए क्या है, 1 है। तो एक रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग एक रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो ऑप्शन सी है, ये आपका जो है हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं, और दूसरा सवाल है कि tan π/2 का मान जो है कितना होगा। tan π/2 का मान होगा, ठीक, क्या होगा, ऑप्शन जो ए है वो आपका 0 है, ऑप्शन जो बी है वो आपका √3 है, ऑप्शन जो सी है वो आपका 1/√3 है एंड ऑप्शन डी जो है वो इन्फिनेटिव है। तो देखिए जो है tan π/2 का मतलब जो है क्या हुआ, सबसे पहले इस बात को आप समझे। जो है देखिए, tan π/2 का मतलब ये आपका ये हुआ कि पाई का मतलब 180 होता है। तो tan 180 डिग्री या बटा में जो है 2, ये इससे कैंसिल होकर 90 आएगा। तो ये tan आपका 90 डिग्री, मतलब π/2 को जो है हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। इसी प्रकार जो है π/3 को हम लोग 60 डिग्री कहते हैं, और π/4 को हम लोग जो है 45 डिग्री कहते हैं, और π/5 को हम लोग जो है नहीं, π/6 को हम लोग जो है 30 डिग्री कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो इसको कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता है। पाई के जगह पर यदि हम लोग 180 रखें और ये 3 जो है तो ये कट के कितना आएगा, तो 60। तो देखिए ये 60 डिग्री जो आ गया। तो पाई का मतलब 180 होता है, अर्थात पाई tan/2 का मान का मतलब ये हुआ कि tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, देखिए sin 90 डिग्री बटा में cos जो है 90 डिग्री, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं। जो है अब sin 90 डिग्री का मान जो है क्या होता है, तो कहेंगे sin 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। अब 0 से 1 में अगर भागा दिया जाए तो ये क्या आएगा, अनंत आएगा। इसका मतलब कि tan π/2 अर्थात 90 का जो मान है वो आपका इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। ठीक है, चले आए अगले सवाल की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 3 की। जो है सवाल नंबर 3 है कि बिंदु 4, जो है वो किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ये बताना है। ऑप्शन है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी है जो है चौथा चतुर्थांश। जो है तो 4, जो है किस चतुर्थांश में। देखिए चतुर्थांश की कहानी जो है क्या है कि ये आपका जो है एक्स एक्सिस होता है और ये आपका जो है वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जो है जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम लोग जो है मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 होता है। अब देखिए ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा इस सतह को जो है काट रही, इस प्लेन को काट रही है, तो हमें ये 4 भागों में जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी को प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये आपका चौथा होता है। तो पहला चतुर्थांश आपका प्लस प्लस होता है, मतलब एक्स भी ये प्लस में है और वाई भी प्लस में है। दूसरा ही एक्स देखिए माइनस में है तो ये माइनस में हो गया, वाई प्लस में है तो ये आपका प्लस में हो गया।
ये तीसरे की बात करें तो x माइनस में और y भी देखिए माइनस में, तो इसमें दोनों जो है माइनस होता है, x नियामक और y नियामक दोनों जो है माइनस होता है। अगर चौथे की बात करें तो ये आपका x प्लस में है और y जो है ये देखिए माइनस में है। तो इस प्रकार से जो है हमें दिया गया है कि 4 का मा माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का मा माइनस 3 का मतलब है कि जो 4 है वो x अक्ष पर है और x अक्ष के धनात्मक भाग पर है, अर्थात 4 जो है इस पर कहीं है। और -3, तो -3 का मतलब ये हुआ कि ये y का मान होता है, तो ये ऊपर हम लोग प्लस में लेते हैं और नीचे माइनस में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम नीचे लेंगे तो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बनेगा, तो ये चौथा चतुर्थांश आपको बनाएगा। तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट है 4 का मा माइनस 3 ये आपके चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा जो है। ठीक है, चले आए अगले सवाल की हम बात करते हैं 4 नंबर को। तो मैं इसको रफ कर दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चल, तो हम इसको रफ करते हैं और रफ करके जो आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की जो है बात करते हैं। तो बिहार बोर्ड में इसी तरह के सवाल जो है आप पूछे जाते हैं और हर एक वर्ष जो है यही सब सवाल जो है रिपीट भी करते रहता है। तो यदि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप देखते हैं तो अवश्य ही आप जो है अच्छे नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ला सकते हैं। तो चलें आइए चौथे सवाल की बात करते हैं। और चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, करे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, मतलब कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है कितना होता है। तो ऑप्शन जो है आपको ए दिया गया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया गया है 180 डिग्री एंड ऑप्शन सी दिया गया है 360 डिग्री एंड ऑप्शन डी दिया गया है 270 डिग्री। तो देखिए वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। क्या कहने का मतलब है कि ये आपका सर्किल हो गया और ये सेंटर पे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो कोण बनेने का मतलब हुआ कि पूरा एक चक्कर ऐसे मार देना, तो पूरा एक चक्कर ऐसे मारने का मतलब हुआ कि 360 डिग्री का। तो वृत्त के केंद्र पर जो बना गया कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और यही सवाल आपसे ये वैसे पूछा जाए कि वृत्त का जो केंद्र है और केंद्र से यदि हम ऐसे त्रिज्या खींचें और कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींचें जो है, तो ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा पे जो है लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है। तो ये सवाल जो इस प्रकार से पूछ सकता है और ये सवाल जो इस प्रकार से पूछ सकता है, तो इस बात का आप लोग को जो ध्यान रखना है। आइए सवाल 5 की जो है बात करते हैं। सवाल 5 देखिए जो क्या कह रहा है। सवाल 5 है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक जब बताना है, का बहुलक होगा। क्या इसका बहुलक होगा? पहला ऑप्शन 3 दिया है, दूसरा ऑप्शन जो है 4 दिया है, ऑप्शन सी जो है 5 दिया है एंड ऑप्शन डी जो है 8 दिया है। तो देखिए बहुलक का मतलब ये होता है कि जिसने अपना बहुत बार लक लगाया हो उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस आंकड़े की, जिस डेटा की बारंबारता जो है सबसे अधिक होती है उसी को हम लोग जो है बहुलक कहते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखें तो 3 इसमें जो है केवल एक ही बार है। 5 की अगर बात करें तो 5 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 5 लग रहा है कि इसमें सबसे अधिक बार है। 2 को देख लें तो 2 एक ही बार है, और 7 को देखें तो एक ही बार है, 8 को देखें तो एक ही बार है। तो सबसे अधिक इसमें हमको 5 ही देखने को मिल रहा है, अर्थात बहुलक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, चले आए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल जो है क्या है। तो देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोला रहा है, करे कि त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, और इस ट्रायंगल जो है एबीसी में जो है एबी और एसी के मध्य, ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी के मध्य बिंदु डी और ई, बिंदु डी और ई इस प्रकार से हैं कि DE जो है वो समानांतर है आपके BC के। DE समानांतर किसके है? तो BC के समानांतर है। तो कहा जा रहा है कि BC बराबर यदि 8 सेंटीमीटर है तब बताइए कि DE का जो मान है वो कितना होगा। DE का मान होगा कितना जो है होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 3 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी दिया है 4 सेंटीमीटर
एंड ऑप्शन डी दिया है 2 सेंटीमीटर जो है। तो चलें देखें जो है इसको हल करें। तो देखिए सवाल को पहले समझे। त्रिभुज एबीसी में तो एक ट्रायंगल बना लें एबीसी, ये बन गया ट्रायंगल जो एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी के मध्य, तो ये आपका एबी भुजा हो गया, ये आपका एसी भुजा, इसके मध्य अर्थात इसके ठीक बीच में बिंदु डी और ई है। यहाँ पर बिंदु डी है और यहाँ पर बिंदु ई है। और इस प्रकार से कि डी जो है बीसी के समानांतर, इसका मतलब ये जो ऐसे मिला है तो इसके ये समानांतर है। डी जो है क्या है, वो बीसी के समानांतर है। तो करे कि बीसी यदि 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो करे कि डी का मान बताइए कितना होगा, इसका मान जो है बताइए कितना होगा जो है, ठीक है। तो इस डी का मान हमें निकालना है। तो देखिए इस पे हम लोग क्या करेंगे जो है, तो चूंकि ये डी जो है बीसी के समानांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थेल्स प्रमेय से आपका जो है एडी बटा में डीबी जो है वो बराबर होगा एई बटा में ईसी के जो है। और चूंकि जो है एडी जो है किसके बराबर है, चूंकि ये मध्य बिंदु है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि जो एडी है वो बराबर है डीबी के जो है। और साथ ही साथ जो एई है वो बराबर है आपका ईसी के जो है। तो देखें अगर हम लोग ध्यान से देखें जो है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, अर्थात त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखें जो है, तो ये वाला जो है, ये कोण, ये कोण तो दोनों ट्रायंगल में आपका होगा जो है। तो दोनों ट्रायंगल में होगा तो इसका मतलब ये दोनों में विनिष्ट हो गया। और ये जो भुजा है छोटे वाले ट्रायंगल का और ये जो भुजा है बड़े वाले ट्रायंगल का, इनका अनुपात, और ये जो भुजा है और ये जो भुजा है बड़े वाले ट्रायंगल का, इनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एडी जो है वो डीबी के ही बराबर है। तो जितना ये है उतना ये है, मतलब इससे इसी का ये क्या है, इतना एबी जो है दुगना है, और एई का ही क्या है, एसी जो है दुगना है। इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के क्या हुआ, समरूप हुआ। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के। और यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है जो है। तो संगत भुजाएं जो है कहीं, इसको मिटा देता हूँ, संगत भुजाएं जो है कहीं अनुपात में होने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है ए डी बटा में ए से लेकर बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये भुजा लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो है यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये बराबर होगा आपका जो है ए ई बटा में ए सी, ए ई बटा में ए सी, और फिर ये बराबर होगा आपका ये डी ई बटा में जो है ये बी सी। ये वाला भुजा इस वाले भुजा के अनुपात में लिए, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के अनुपात में लिया, और ये वाला भुजा इस वाले भुजा के अनुपात में हमने लिया जो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए डी बटा में ए बी बराबर जो है डी ई बटा में बी सी को ले लें, इसको हम लोग ले लें, इसको और इसको हम लोग बराबर ले लें जो है। तो यदि हम लोग इसको और इसको यदि बराबर लेंगे, ये ऑप्शन डी आपका 2 सेंटीमीटर है, यदि इसको हम लोग बराबर ले लें तो ये आपका ए डी हो गया। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब ए डी प्लस में डी बी जो है बराबर ये आपका जो है डी ई। और देखिए बी सी का मान दिया गया है, बी सी का मान जो है 8 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 8 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जो है हम लोग, तो ये ए डी बटा में ए डी प्लस डी बी भी किसके बराबर है, तो देखिए डी बी भी ए डी के ही बराबर है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे ए डी जो है बराबर में ये आपका डी बटा में ये 8 जो है, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो ए डी बटा में ए डी जोड़ेंगे ये 2 ए डी हो जाएगा, अब बराबर जो है डी ई बटा में ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, 1 बटा जो है 2 हो गया जो है, तो 1 बटा 2 बराबर जो है ये आपका डी ई बटा में ये 8 चला जाएगा यहाँ पर, तो 8 बटा में 2 बराबर ये आपका डी ई जो है, ठीक है। तो देखिए ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया 4 बार में, तो इस प्रकार से डी ई का मान जो है कितना आ गया, तो डी ई का मान जो है वो 4 आ गया। तो ये ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही सुंदर सवाल था, थोड़ा सा ये घुमाऊ सवाल था लेकिन आसान था, कोई घबराने की बात नहीं थी। चलिए आइए अब अगले सवाल की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 7 की जो है। तो इसको मैं रफ करता हूं और सवाल नंबर 7 की तरफ जो चलता हूं।
तो देखिए जो है सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। चित आने की प्रायिकता जो है क्या होगी, ऑप्शन ए दिया है 1 होगी, ऑप्शन बी दिया है 1/2, ऑप्शन सी दिया है 1/3 एंड ऑप्शन डी दिया है 1/4। ठीक, तो देखिए एक सिक्के को अगर आप उछालते हैं ऐसे जो है, ऐसे एक सिक्के को, मैं सिक्का उछाल के आपको दिखाता हूं जो है, हाँ पॉकेट में है सिक्का जो है, तो ये देखिए सिक्का है, ये सिक्का है आपका। यदि आप इसको ऐसे उछालिएगा जो है, ऐसे ये जाएगा हवा में जो है, ऐसे ये जाएगा हवा में जो है। ठीक, तो देखिए या तो इसमें जो है दो ही ना चीज है, या तो इसमें हेड है नहीं तो ये टेल है, चित है नहीं तो पट है, दो ही तो है इसमें, या तो चित नहीं तो ये पट, दो ही चीज होगा जो है। तो यदि इसको हम लोग उछालेंगे तो या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा। इसका मतलब कि अधिक से अधिक संभावना क्या हो सकती है, 2, चित या पट आने की। तो अधिक से अधिक संभावना 2 होती है, तो इसको मैंने लिख लिया नीचे। और क्या बोल रहा है, चित आने की प्रायिकता, तो चित जो आएगा वो एक ही ना होगा, एक ही होगा आपका, तो ये एक, तो इसलिए किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। और यही सवाल यदि आपसे पूछता जो है कि पट आने की प्रायिकता बताइए, तो भी इसका आंसर जो है आपका 1/2 ही होता जो है। ठीक है, चले आए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर जो है 8 की जो है, देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहे कि एपी से आपका सवाल है 4, 10, 16, 22, 28 ... इसका सारवंतर बताना है कि इसका जो सारवंतर है वो क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपको दिया गया है, ऑप्शन है आपका जो है 4, ऑप्शन बी आपका है 6, ऑप्शन सी है आपका 2 एंड ऑप्शन डी है आपका 8 जो है। तो किसी भी एपी का अगर सारवंतर आपको निकालना है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पद में से उसके पिछले वाले पद को घटा देना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 28 को पकड़ा, 28 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, 6। यह मान लीजिए कि मैंने 16 को पकड़ा, 16 से पीछे क्या है जो है, तो 10, 16 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 6 जो है। अब ये 4 को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि 4 से पीछे कोई पद है ही नहीं जो है। ठीक है ना, ये 10 को पकड़ सकते हैं, 10 में से 4 को घटा सकते हैं, 6 आएगा। तो यही आपका सारवंतर होता है। तो ये ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है, 6 जो है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 करे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या है जी, संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो आपका 4:9 जो है 9 है। तो कह रहा है जो है कि अगर भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात जो है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है 4:9, ऑप्शन बी दिया है 9:4, ऑप्शन सी दिया है जो है 16:81 एंड ऑप्शन डी दिया है 81:16 जो है। तो देखिए अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है, अगर उनके भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अनुपात दिया है सीधे इसका वर्ग कर देना है, इन दोनों का वर्ग कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 16:81 देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन सी जो है। और यही सवाल यदि आपसे ऐसे पूछता है कि कोई दो त्रिभुज दिया गया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है दिया गया है तो उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया हो और भुजा का पूछ रहा हो तो दिया गया अनुपात का वर्गमूल निकाल देंगे जो है। जैसे ये सेम सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत, ध्यान दें, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, यहाँ पर क्या लिखेगा, क्षेत्रफलों के अनुपात जो है मान लिया जाए कि 16:81 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात बताइए। तो ये 16:81 है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये 4 क्या आ जाएगा 9। ठीक, तो अगर भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग कर देना है, और यदि जो है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा पूछ रहा है तो वर्गमूल कर देना है। इस प्रकार से आपका आंसर जो है चला आएगा। आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर जो है 10 की जो है।
तो देखिए सवाल नंबर जो है 10 जो है क्या है, सवाल नंबर 10 है कि 1/√3 जो है बराबर है किसके बराबर है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है कि ये tan 60 डिग्री के बराबर है, ऑप्शन बी दिया है tan 30 डिग्री के बराबर है, ऑप्शन सी दिया है कि sin 30 डिग्री के बराबर है, एंड ऑप्शन डी दिया है कि ये tan जो है 30 डिग्री के बराबर है। अच्छा tan 30 तो लिखा हुआ है, यहाँ cos 45 जो है, ठीक है। तो देखिए जरा सा जो करे कि 1/√3, तो देखिए tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, cos 45 का मान जो है 1/√2 होता है। तो जाहिर से बात है कि tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होगा। तो tan जो है 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चले आए तो अगले सवाल की हम बात करते हैं, 11 नंबर सवाल। और ये 11 नंबर सवाल जो है ऑप्शनल सवाल नहीं है, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, खाली स्थानों को भरने वाला सवाल है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपके एग्जाम में जो है और खाली स्थानों को भरने वाला सवाल जो है मैथ में नहीं पूछता है जो है, लेकिन कहने का मतलब है कि इससे जो है ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बनाया जा सकता है, इसलिए इस तरह के सवालों को भी हम लोग जो है देखेंगे जो है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है 11 नंबर सवाल है कि ax² माइनस में bx और प्लस में c बराबर 0 के मूलों का योग जो है वो होता है, क्या होता है। देखें जरा सा जो है करे कि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग क्या होता है। तो देखिए मूलों का योग बराबर होता है, -b/a। तो देखिए ये आपका a का मान होता है, ये पहला वाला, ये आपका b का मान और ये आपका c का मान होता है। तो मूलों का योग का मतलब माइनस में b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस में ही b है, तो यहाँ पर माइनस में हम b लिखेंगे, और ये तो सूत्र होता है -b/a, और a का मान देखिए यही है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से ये b/में जो a हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भरेंगे हम लोग b/में। ऐसा नहीं कि -b/a जो है भर देंगे खर्च से, जो है -b/a यहाँ पर तभी होता जब ये सवाल में यहाँ पर प्लस होता, या सवाल में प्लस अगर होता तो -b/a यहाँ पर होता, लेकिन सवाल में यहाँ पर माइनस है, इसलिए b/में जो है a होगा जो है, ठीक है। चले आए सवाल नंबर 12 की जो है बात करें। सवाल नंबर 12 है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान खाली स्थान है होता है। तो देखिए ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान जो क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं जो है, sec² थीटा को आप 1 में क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा लिख सकते हैं, माइनस में tan को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा बटा में cos² थीटा लिख सकते हैं। ये लघुत्तम बताइए कितना होगा, तो कहेंगे cos² थीटा होगा। ये cos² से cos² कैंसिल, 1 माइनस cos² से cos² कैंसिल, ये आपका sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा जो है cos² थीटा के बराबर होता है। तो ये cos² थीटा से cos² थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए आपका 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो है यहाँ पर 2-3 सवाल मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, एक तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान जो 1 होता है, और दूसरा आपका जो है cos² थीटा माइनस में cot² थीटा बराबर भी जो है 1 होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा चीज जो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर भी जो है 1 होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसको और इसको याद रखिए, यहाँ से सवाल जो है जरूर जो है बनता है। चले आइए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर जो है 13 की। और देखिए सवाल नंबर 13 क्या है, करे किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल जो है पाई इंटू r प्लस में r खाली स्थान होता है। तो देखिए जो है किसी धातु के वलय का मतलब रिंग होता है, जो आप कड़ा नहीं पहनते हाथ में, चूड़ी जो खन के, हाँ। तो किसी धातु के वलय का जो क्षेत्रफल है, अर्थात एक प्रकार का ये क्या है, तो रिंग है, माने कड़ा है, चूड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ मोटा होता है, क्या होता है, ऐसे कुछ मोटा होता है, इसका कुछ ऐसे मोटाई होता है जो, ठीक है, ठीक है।
तो किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, देखिए इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालने, अगर हम मान ले कि इसका जो आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर है और इसका जो बाहरी की त्रिज्या है बाहर यहाँ से यहाँ ये थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसमें भर देते हैं और जो है तो यहाँ ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस इसको कैपिटल आर माना जाए तो जो ये वलय है, ये जो खाली स्थान है इसका क्षेत्रफल आपका जो है क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बड़े वाले के लिए, बड़े वाले त्रिज्या आर के लिए जो है क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, और इस छोटे वाले के लिए क्या होगा तो कहेंगे कि पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल वाला यार। तो हमको तो इतना निकालना है ना, हमको तो ये खाली स्थान वाला निकालना है, ये जो खाली दिख रहा है। तो इसका मतलब इस बड़े वाले में से इस खाली वाले को घटा दें, नहीं सॉरी मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा गलत बताया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो है ये आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो काला हुआ है, ये जो काला पार्ट हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे जो है कि ये जो रेडियस आप आर लिए हैं इसका क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो खाली स्थान आपको जो दिख रहा है पूरा खाली स्थान, इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होगा। तो यदि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा दिया जाए तो ये जो काला वाला किया गया जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल आपको निकल के चला आएगा जो है। तो हम पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को जो है घटा दें तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में जो है कॉमन क्या हमको दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है पाई, तो ये पाई कॉमन हो गया तो ये आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो गया। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं जो है पाई आर प्लस आर आई इंटू आर माइनस में आर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पर दिया गया है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल जो है पाई इंटू आर प्लस आर है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर आर माइनस आर होगा, ये वाला चीज़ होगा आपका जो है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो याद रखना है। वैसे वलय का जो है किसी भी धातु के वलय का रिंग का क्षेत्रफल आपको याद रखना है पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आपका बाह्य त्रिज्या, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस बोलते हैं, और इसको इंटरनल रेडियस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चले तो अब आते हैं सवाल 14 की बात करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14 जो है क्या है। तो आइए सवाल 14 की बात करते हैं। और सवाल 14 देखिए क्या कर रहे हैं, सवाल 14 करे कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0 होता है। अभी मैंने बताया कि ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा, ये दो एक दूसरे को जहाँ पे ये काटती है इसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये 0,0 इसका नियामक होता है। x का मान भी 0 और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो 0,0 आपको याद रखना है। ओके, आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर जो 15 की। और सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि यदि 1,4,x, 5,12 का माध्य कितना है, तो माध्य जो है 7 है, तो x का मान बताइए क्या होगा। x बराबर जो है भरिए जो है क्या होगा जो है, तो ये आपको दिया गया है और माध्य 7 दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। आपको पता होगा जो है माध्य बराबर जो है सभी आंकड़ों का योग मैंने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, इस तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा जो है। तो सभी आंकड़ों का योग मैंने जो भी आंकड़े यहाँ पर दिए गए 1, 4, 105 या प्लस में 12 सबको जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 को आंकड़ा है तो 5 से भाग दे देंगे। और माध्य देखिए 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये 7 बचेगा 35 हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है 1, 4, 5, 5, 10 और 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 प्लस x, तो यहाँ से x बराबर 35 में से क्या करेंगे 22 को घटा देंगे, तो x का मान हमको क्या मिल जाएगा 13 जो है। तो यहाँ x का मान जो इसमें क्या भर जाएगा 13 जो है। तो ये बहुत ही सुंदर सवाल है और इस तरह के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में जो है जरूर ही पूछे जाते हैं जो है। चलिए आइए अगले सवाल की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 जो है क्या है, सवाल नंबर 16 है कि किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता पी बराबर खाली स्थान भरना है। तो देखिए किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है,
असंभव का मतलब ये हुआ कि घटना होने का कोई चांसे नहीं है जो है। तो घटना जब होने का चांसे नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यही सवाल पूछा जाए कि किसी संभव घटना की प्रायिकता बताइए, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होगी, अर्थात निश्चित है कि वो घटना होगी ही होगी जो, ठीक है ना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है, अर्थात कहीं की संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, लेकिन असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। चले आए 17 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल एक करे, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती है, क्या होती है जी। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ होती है वो बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। कैसे होती है, ये आपका जो वृत्त हो गया, कोई बाहर का पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से यदि आप वृत्त पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचे, फिर यहाँ से ऐसे वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींचे, तो ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है और यहाँ पर ये टच किया, मान लीजिए पी पॉइंट पर, यहाँ पे ये टच किया जो आर पॉइंट पर, तो ए से लेकर ये आर और ए से लेकर ये पी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, जहाँ पर वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, इनकी लंबाइयाँ जो है बराबर होती है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर जो है 18 की। तो इस वीडियो में कम से कम जो है 20 सवालों को मैं जो है सॉल्व कर दूं, और फिर अगली वीडियो में जो है 20 के बाद जो है सवालों को मैं आपको हल करके जो है बताऊंगा जो है। तो आइए, कितना नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल जो है। तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहे, करे कि यदि किसी द्विघात समीकरण में, यदि किसी द्विघात समीकरण में, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, विवेचक जो है शून्य हो, तो बताना है कि दोनों मूल होंगे, दोनों मूल खाली स्थान है होंगे, दोनों मूल किस तरह के होंगे। तो देखिए, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में विवेचक जी हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसको हम लोग सूचित करते हैं डी से, डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग विवेचक कहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही जो है विवेचक है। तो इसका मान क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या है, 0 के बराबर है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, तो मूल की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक होती है और बराबर होती है, वास्तविक होती है और बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर छोटा आता है, तो मूल आपका जो है वो वास्तविक नहीं होता है, वो मूल आपका जो है काल्पनिक होता है, और दोनों मूल जो है अलग अलग होता है। और यही बात पूछा जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है, तो जो मूल है आपका वह वास्तविक होता है, लेकिन दोनों मूल जो है अलग अलग आते हैं। दोनों मूल कैसा आते हैं, तो अलग अलग आते हैं, माने भिन्न भिन्न जो है आते हैं। तो यही बातें आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा जो है, ठीक है। आइए अब सवाल जो है 19 की बात करते हैं। सवाल देखिए 19 क्या है, करे कि बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखाखंड, को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होगा, ये आपको जो है निकालना है और निकाल के इसमें जो है भरना है, इस खाली स्थान में जो है, ठीक है। तो देखें,
हमें बिंदु दिया है 2,4, मान लीजिए कि यहाँ पर है। एक दूसरा पॉइंट 0,0 दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड तो ऐसे मिला दीजिए जो है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु में मतलब कि ठीक बीच में जो है कोई पॉइंट है, उसी का निर्देशांक हमको निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम है पी है। तो इसका निर्देशांक हमको निकालना है। हम मान लें कि यहाँ का निर्देशांक x, y है। तो देखिए, जब कोई भी रेखाखंड के ठीक मध्य में कोई बिंदु काटता है अर्थात विभाजन करता है, तो मध्य विभाजन सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मध्य विभाजन सूत्र जो है। और मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर जो है x1 प्लस x2 बटा में 2 एंड y बराबर जो है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो करना क्या है जो है, ये आपका x1 का मान है, ये आपका x2 का। तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। अब भागा देंगे 2 से तो 1 आएगा। तो x का नियामक कितना हो गया? तो 1 हो गया। इसी प्रकार y का 4 से 0 में जोड़ेंगे तो 4 और 2 से ही भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2। तो ये आपका जो y का जो मान निकल के आया वो 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु था जिसका निर्देशांक हमको निकालना था वो कितना आ गया? तो 1 का मान जो है 2, x का मान जो है 1 है और y का मान 2 है। तो चले अब ये लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर जो है 20। और ये लास्ट सवाल के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे जो है। और फिर जो है अभी 2016 का जो प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का जो सवाल चल रहा है, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं आगे सवाल लेकर आऊँगा जो है अगले वीडियो में जो है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है मैं 20 सवाल पर ही जो है स्टॉप कर दूंगा। तो चलिए 20वां सवाल देखते हैं क्या है। करे 20वां सवाल की 3 + 2 √5 एक खाली स्थान है। मैंने ये 3 + 2 √5 क्या है? तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग जानते हैं कि ये रूट में जो 5 है, रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 6 है, ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर से बात है कि रूट में 5 ये अपरिमेय संख्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपरिमेय रहेगा, 3 जोड़ देंगे तभी भी अपरिमेय रहेगा। इसी प्रकार से पाई जो होता है, पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर 2 पाई कहा जाए तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगर पाई बटा में 2 कहा जाए तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जो याद रखना है और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी प्रकार का वीडियो मैं लगातार जो है आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। So thank you very much and all the best.